हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन गवर्नमेंट का। और ये जो आपका पार्ट है ये डील करता है कि आपके जितने भी आपके यूनियन गवर्नमेंट है, जैसे आपके मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, अटॉर्नी जनरल आपके हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके हो गए, उनकी ड्यूटीज और उनके फंक्शंस क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या है, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस क्या हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रम है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं द विनिंग एज में। और आज हम पढ़ेंगे यूनियन जो पार्ट 5 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रेसिडेंट से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट्स की जो आपकी पावर्स हैं, उनको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, सो प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल है, प्रेसिडेंट को बताया गया है आपके आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रेसिडेंट्स के बारे में आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिस्क्राइब आपका किया गया है। जैसे आर्टिकल 52 ये बात करता है कि इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा किसमें लिखा है, आर्टिकल 52 में आपका लिखा है। और प्रेसिडेंट क्या होगा, भारत की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स के हेड कौन है, आपके प्रेसिडेंट ही है। इसके साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशन वेट्स इन हिम ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके पास है, आपके प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 53 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है उसमें सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स आपकी रहती है। 52 में क्या है, प्रेसिडेंट का पोस्ट, कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा और सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होगी, ऐसा लिखा गया है किसमें, आर्टिकल 53 में। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट आपका होता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट, दोनों चीजों में अंतर है। तो आपसे जब पूछा जाए कि भाई हेड ऑफ स्टेट कौन है, तो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर आपका होता है। साथ के साथ प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का नाम भी आपका दिया जाता है। कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल 53 हमने देखा। 54 में क्या है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 55, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मैनर में किया जाएगा, कौन सी तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव आपका किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 56, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुना जाएगा, कितने साल तक अपने ऑफिस को सर्व करेगा। उसके बाद आर्टिकल 57, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, अगर प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसकी क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ आर्टिकल 58, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, किसी भी व्यक्ति के प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्शन की क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो है इन आर्टिकल्स में दी गई है। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है उसको कैसे चुना जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को कौन लोग चुनते हैं। जहां हम यूएस और बाकी देशों में देखें तो प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन भारत में प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुना जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट को चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको आम आदमी ने चुनकर भेजा है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड है बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि एमएलए जिनको किसने चुना है, लोगों ने चुना है, देश की जनता ने आपका चुना है, वो प्रेसिडेंट का चुनाव आपका करते हैं। आइए देखते हैं। The President of India is not directly elected by the people, but by the member of electoral college consisting of। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो आपका प्रेसिडेंट है उसको हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, लेकिन उसको चुना जाता है एक इलेक्टोरल कोलाज के द्वारा, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट को चुनने वाले इस इलेक्टोरल बोर्ड में कौन कौन लोग होते हैं। पहला, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान रखना पार्लियामेंट में नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं। ऐसे मेंबर जो चुनाव लड़कर जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, वही लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें जितने भी विधायक हैं, कैसे विधायक, इलेक्टेड विधायक हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। भारत में दो यूटीज ऐसी हैं बच्चों जिसमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी दो यूटीज हैं जिसमें क्या है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसका मतलब है कि दिल्ली का भी एक सीएम होता है, पुदुचेरी का भी एक सीएम होता है, जबकि हम जानते हैं कि यूटीज में क्या होते हैं, या तो गवर्नर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके होते हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन डालता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सारे के सारे पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर। पार्लियामेंट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा यहां पर, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, भारत में जितने भी स्टेट हैं उसके जितने भी एमएलएज हैं,
लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के विधायक वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। हमारे यहाँ 2 यूटीज ऐसी है बच्चों जिनमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन सी यूटीज है, यानी कि 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं बच्चों भारत में जिसमें क्या है, आपकी विधानसभाएं हैं, और वो कौन से हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलएस या दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक भी क्या करेंगे बच्चों, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेंगे, और कोई व्यक्ति इसमें वोट नहीं डालेगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसे मेंबर जिनको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, देखो बच्चों पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट होते थे और राज्यसभा में 12 अलग अलग फील्ड से मेंबर्स आपके नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी भी करते हैं, राज्यसभा वाले अभी भी होते हैं, पर लोकसभा वाले आपके हटा दिए गए हैं अब। सो अगर नॉमिनेटेड मेंबर है तो नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट जरूर डाल सकता है, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो है ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद है, हमने पढ़ा था कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है बाय सीक्रेट बैलेट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एक व्यक्ति एक वोट डालेगा और सीक्रेटली अपना वोट डालेगा। द कैंडिडेट हु गेट्स मिनिमम 50% ऑफ वोट इज कंसिडर्ड इलेक्टेड। ऐसा व्यक्ति जिसको मिनिमम 50% प्लस 1 वोट मिलेगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर 500 वोट हैं तो जीतने वाले व्यक्ति को चाहिए 250 प्लस 1 यानी कि 251 वोट्स चाहिए। जिसको सबसे पहले 251 वोट मिल गए वो क्या बन जाएगा, आपका प्रेसिडेंट आपका बन जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी समझें कि हर एक व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। यानी कि क्या आप मेरे से क्या सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी और एमएलए का वोट की वैल्यू एक जैसी है? जबकि हम देखते हैं कि एमपी जो था वो बहुत ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एमएलए का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या ये पॉसिबल है कि एक एमपी और एक एमएलए का वोट वैल्यू बराबर हो? तो नहीं बच्चों, ध्यान रखेंगे, एक एमपी और एक एमएलए का वोट वैल्यू क्या होता है, आपका डिफरेंट होता है। यानी कि अगर आपको एक एमपी का वोट वैल्यू आपका निकालना है, अगर आपको एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, स्टेट की पॉपुलेशन, टोटल एमएलए डिवाइडेड बाय इनटू बाय 1000। तो क्या निकल कर आता है, एक एमएलए का वोट वैल्यू निकल कर आता है। और अगर आपने किसी एमपी के वोट का वैल्यू निकालना है तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए अपॉन टोटल एमपी इनटू, तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा, एक एमपी का वोट वैल्यू निकल कर आ जाएगा। इसीलिए बच्चों जब हम देखते हैं कि भाई एक प्रेसिडेंट को कितने वोट पड़े तो हम पढ़ते हैं कि 3 लाख वोट पड़े, 3.5 लाख वोट पड़े, 1.5 लाख वोट पड़ा। अगर हम सब लोगों को गिन लेना, टोटल राज्यसभा, लोकसभा और सारे के सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर को गिन लें तो ये गिनती आपकी 1500-2000 के आसपास होगी। यानी कि टोटल एमएलए और एमपी इंडिया में 2000-2500 के आसपास होंगे। लेकिन जब आप देखते हो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कितने पड़े हैं, 3 लाख 4 लाख, अब वोट देने वाले 2500, वोट पड़ रहे हैं 3 लाख 4 लाख, तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है वोट वैल्यू पर। एक एमपी की वोट वैल्यू जो है इस समय 708 है। यानी कि अगर कोई एक एमपी एक वोट डालता है तो उसको एक न गिनकर 708 गिना जाता है। इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इतनी ज्यादा काउंटिंग हमें देखने को मिलती है, जबकि हम ये जानते हैं कि वोट डालने वाले लोग क्या हैं, बहुत कम है। खैर, ये जो फॉर्मूला है ये यूनिफॉर्मिटी आपका खड़ा करता है स्टेट और एमपी के बीच में, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर आपने खड़ा होना है तो आपको 15,000 रुपए की जमानत जमा करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आप वैलिड मत नहीं लेकर आते तो ये 15,000 की जमानत जो है जब्त हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ही क्या कर सकता है, कोई भी डिस्प्यूट के बारे में सुन सकता है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपका हुआ हो। यानी कि अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है तो ऐसा डिस्प्यूट केवल कहां रेज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े हुए सारे के सारे डिस्प्यूट्स कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ इंडिया
एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, जो जो प्रेसिडेंट है उसको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। और अगर किसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय वहां पर मौजूद नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट को आपका शपथ दिलाएगा। उसका टेन्योर की बात करें हम, आर्टिकल 56 में बोला गया है आपका टेन्योर, तो टेन्योर क्या होगा? 5 साल का होगा। कोई प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होगा वो अपने ऑफिस में 5 साल तक सर्व करेगा, या तो उसकी डेथ हो जाए, या उसको पोस्ट से निकाल दिया जाए, या वो खुद अपना रिजाइन आपका कर दे, या उसके खिलाफ के लिए क्या लेकर आ जाए? इंपीचमेंट लेकर आ जाए। अदरवाइज कोई भी प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट को 5 ईयर्स तक सर्व करेगा। ठीक है। आर्टिकल 257 ये बात करता है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, या एक टाइम प्रेसिडेंट बनने के बाद, या एक बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हारने के बाद वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपका खड़ा हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है, अगर प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देना है, तो वो किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को आपका देता है। और वाइस प्रेसिडेंट फिर इसकी सूचना लोकसभा को देता है कि आपके जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को आपका देगा। ठीक है। द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर थ्रू अ स्पेशल प्रोसीजर कॉल्ड इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत राष्ट्रपति को उसके पद से उसका टाइम पूरा होने से पहले भी निकाला जा सकता है। इंपीचमेंट अभी हमने डिस्कस किया है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आर्टिकल 58 इस बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 58 ये बोलता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप कम से कम 35 साल के होने चाहिए। इसके साथ साथ वो किसी भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, और अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा उस जॉब से। ठीक है। अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी ऐसी जॉब में है जिसको गवर्नमेंट फंड करती है, तो उसको ऐसी जॉब से आपका इस्तीफा देना होगा। उसके अंदर लोकसभा के मेंबर बनने की आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अंदर लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता आपकी होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सेन माइंड का होना चाहिए। ठीक है। हमारा राष्ट्रपति पागल नहीं होना चाहिए भाई, सही दिमाग का होना चाहिए। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वो प्रोसेस है बच्चों जिसके तहत प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाया जाता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्यों लाना या कब लाया जाता है? जब ये पाया जाए कि प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी को करने में इनएलिजिबल आपके रहे हैं, प्रेसिडेंट ने कोई भी ऐसा काम कर दिया है जो कंट्री के विरोध में है, कंट्री के अगेंस्ट में है, या प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज को ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी हाउस में प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट प्रपोजल लाया जाता है। इंपीचमेंट प्रपोजल लाने के लिए ही हाउस के 2/3 जो मेजोरिटी है उसका एग्रीमेंट आपका चाहिए, तो ही आप प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसेस ला सकते हो। फिर उस इंपीचमेंट के प्रोसेस को आपने जिस हाउस में लाया है उसमें 2/3 मेजोरिटी से पास करवाइए, फिर दूसरे हाउस में उसको भेजेंगे, वहां पर भी वो इसी 2/3 मेजोरिटी से आपका पास होना चाहिए। अगर इंपीचमेंट का ये प्रपोजल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो उसी समय से प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट आपका हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट जो है किसी भी हाउस के पार्लियामेंट में आपका लाया जा सकता है। एटलीस्ट 1/4 जो टोटल मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये साइन किया जाना चाहिए कि हाँ हम प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट लाते हैं। जब भी ये इंपीचमेंट लाया जाएगा तो जिस दिन इस इंपीचमेंट पे सुनवाई होगी उस दिन से 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को बताना जरूरी है कि आपके खिलाफ इस दिन लोकसभा में, राज्यसभा में इंपीचमेंट का प्रपोजल लाया जा रहा है। इन 14 डेज में जो प्रेसिडेंट है वो सदस्यों के सामने अपना मत रख सकता है कि अगर उसको किसी एक्शन की वजह से उसके खिलाफ ये इंपीचमेंट का प्रोसेस लाया गया है तो उसे वह एक्शन लेने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा है। यानी कि प्रेसिडेंट अपनी सफाई प्रस्तुत कर सकता है, अपने पक्ष में लोगों को कर सकता है 14 दिन पहले। ठीक है। अगर इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन आ चुका है तो ये जरूरी है कि वो पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो जिस हाउस में
इम्पीचमेंट का प्रपोजल आया है, ये जरूरी है कि उस हाउस के मेंबर उस इम्पीचमेंट के प्रपोजल को 2/3 मेजोरिटी से क्या कर दें, पास। इम्पीचमेंट का प्रपोजल लाने के लिए कितना चाहिए, 1/4 चाहिए। पास करने के लिए कितना चाहिए, 2/3 चाहिए। ठीक है, आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन इसको दूसरे हाउस में फॉरवर्ड किया जाता है, वहां पर इन्वेस्टिगेट आपका होता है। इस पूरे टाइम पे प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। अगर दूसरे हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी से अगर ये पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से हटा दिया जाता है। ठीक है, सो आर्टिकल 62 इस बारे में बात करता है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाए तो क्या है। ठीक है, देखो अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होता है तो आर्टिकल 62 में बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, वो रिजाइन कर दे या उसको इम्पीचमेंट कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट के एब्सेंस में जो वाइस प्रेसिडेंट है ही विल वर्क एज एक्टिव प्रेसिडेंट। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, लेट्स सपोज करो कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और प्रेसिडेंट का पोस्ट क्या हो गया, खाली हो गया, तो इस कंडीशन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अभी तक एक बार ऐसा हुआ है, एम हिदायतुल्लाह आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट जब वैकेंट आपका हुआ था तो उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह इंडिया को सर्व आपका किया था। ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो 6 महीने के भीतर भर लिया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट का पोस्ट 6 महीने के अंदर भरा जाना ज़रूरी है। आप 6 महीने से ज़्यादा प्रेसिडेंट के पोस्ट को खाली आप नहीं रख सकते। सो बच्चों, ये था आपका प्रेसिडेंट का आर्टिकल। आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सी पावर्स आपके दी है। जय हिंद बच्चों।